सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं 22वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस जो इकोनॉमिक एसोसिएशन ऑफ बिहार ने आयोजित की है, उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए सभी अर्थशास्त्र के प्राध्यापक, विद्यार्थी, चिंतक, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। हमारे देश का आर्थिक विकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक बात विवेकानंद जी जो कही है वो अक्सर हम सब लोगों ने याद रखनी चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा था कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जा सकता और इसलिए हमारे समाज में रोटी, कपड़ा और मकान, इन मूलभूत बातों की जो गंभीर समस्या है उसको सुलझाना ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन में बहुत अच्छी बात कही है। उनका ये चिंतन अंत्योदय के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। यही चिंतन हमारा सबका उद्देश्य है। और इसलिए जब राजनीति में काम करने वाले मेरे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, वो अक्सर इस बात को याद रखते हैं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति प्रभावी उपकरण है और इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर कौन सा आर्थिक दृष्टिकोण होना चाहिए? फ्यूचरिस्टिक विजन क्या होनी चाहिए? फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी कौन सी है और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार एक बात को याद करता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर दृष्टि दान नहीं की जा सकती। हमारे गांव की, हमारे जिले की, हमारे शहर की, हमारे राज्य की और हमारे देश की विकास की दृष्टि अगर एप्रोप्रिएट होगी तो ज्यादा समय नहीं लगेगा परिस्थिति को बदलने के लिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश में कौन सी आर्थिक नीति को अपनाकर हमको आगे जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे उद्दिष्ट के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमने सब ने रखी है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत हम बनाना चाहते हैं। अभी हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो हमारे इकोनॉमी को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाना हमारा उद्देश्य है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, भारत को विश्वगुरु बनाना, ये सब करने के लिए हमको सही नीति को अपनाना पड़ेगा। और वो सही नीति क्या होगी और उसका क्रियान्वयन कैसा होगा, ये स्वाभाविक रूप से उसकी सोच रखते हुए भविष्य की योजनाएं बनानी होगी। और इसलिए ये स्वाभाविक रूप से हमारे देश में उस दिशा में जाने के लिए हमें सोचने के लिए ये एनुअल कॉन्फ्रेंस जो अलग अलग लोगों के महत्वपूर्ण विचार आप सुनेंगे वो आपको निश्चित रूप से दिशा देगा।
हमारे देश में विचार भिन्नता ये कमी नहीं है, हमारे देश में विचार शून्यता ये कमी है। भिन्नता हो सकती है जब विचार होंगे तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हर क्षेत्र में चिंतन करना, मनन करना, वी नीड टू प्लान फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग फॉर अवर फ्यूचर। और वो जो सोच है, वो सोच ऐसे कॉन्फ्रेंस से हम सबको मिलती है। थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए मैं आपको पुरानी बातों की तरफ लेके जाऊंगा कि हमारे देश में 1947 को हमें स्वाधीनता मिली, और स्वाधीनता जब मिली तब महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि हमें राम राज्य का निर्माण करना है। और राम राज्य की जो संकल्पना थी, क्योंकि प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम केवल नहीं थे, तो आदर्श राजा थे, आदर्श पिता थे, आदर्श शासक थे, और कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा उन्होंने जो राम राज्य की स्थापना की थी उसको एक आइडियल के रूप में हमने स्वीकार किया है। पर इसी का संबंध मुझे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले यूनो में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात रखी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी भाषा में अगर उसको हम कहेंगे सुखांक। सुखांक का मतलब क्या होना है? सुखांक का मतलब यही है कि हर गांव में रोड बनने चाहिए, हर गांव में गरीब जनता के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल मिलना चाहिए, हर गांव में हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को फसल के सही दाम होने चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, और हमारे जीवन में मनोरंजन के साथ, आनंद के साथ हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, जिसको हम सुखांक कहते हैं, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसको हमने बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये कठिन बात नहीं है कि हमारे हर क्षेत्र में ये हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स कैसे बढ़ाना, और इसका जो संबंध है वो हमारे आर्थिक नीतियों के साथ है, क्योंकि नीतियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक फिलोसोफर ने ऐसा कहा है कि पर्स एंड पर्सन, यानी व्यक्ति और पैसा, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, यानी फिलॉसफी मीन्स विजन फॉर फ्यूचर, तत्वज्ञान। और हमारी फिलॉसफी जो भविष्य के लिए हमें निर्माण करनी है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक फिलॉसफर ने यह भी कहा था कि सपने जो होते हैं वो हमारे मन में होते हैं। दुनिया की कोई भी सत्ता हमारी आंखें जो होती है उसको निकाल सकती है, पर मन के अंदर छिपे हुए विचारों को और सपने को कोई नष्ट नहीं कर सकती। और इसलिए हमारे सपने, हमारी विजन, हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे शहर के लिए कैसे होगा, और इसका संबंध होता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का संबंध इकोनॉमी के साथ होगा, और इसलिए इकोनॉमी इज सच ए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कि जो हमारा हार्ट है। आर्थिक प्रगति और विकास ऐसा मापदंड है कि जिसके सिवा समाज प्रगति विकास नहीं कर सकता। और इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमने जो जो मॉडल स्वीकार किए थे वो उस समय के लोगों ने बड़े ईमानदारी के साथ, उद्देश्य सबका एक ही था। सबका उद्देश्य यही था कि सबका कल्याण हो, सब गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से दूर हो, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो।
सो उद्दिष्ट के बारे में डिफरेंसेस नहीं थे, पर उद्दिष्ट को पूरा कैसे करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब 47 में हमें स्वाधीनता मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। वो दृष्टा नेता थे, पर उन्होंने उस समय रशिया का जो सोशियो इकोनॉमिक मॉडल था उसका उनको उस समय प्रभाव था, और स्वाभाविक रूप से सरकार ने ये तय किया कि हर चीज सरकार करेगी। 5 सितारा होटल सरकार डालेगी, पावर प्रोजेक्ट सरकार डालेगी, सब कुछ सरकार करेगी। गोल्ड माइन भी सरकार की, कोल माइन भी सरकार की, सब सरकार। अब मैं भारत सरकार में कमेटी का चेयरमैन हूं, मेरे साथ वित्त मंत्री भी है, और जब कमेटी होती है तो यही एक घाटे में गया, वो घाटे में गया, सोने की खान भी घाटे में गई। तो मैं सोचता हूं कि ये तो ऐसी विचित्र बात हुई कि जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। सरकार ने कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट इज ओनली सपोज टू फ्रेम द पॉलिसीज। धोरण और नीतियां बनाना सरकार का काम है, होटल चलाना सरकार का काम नहीं है। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश में पहले करीब 25-30 साल हमारे देश के बजट से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आई, उसमें गांव में बनने के लिए रोड नहीं बने, किसानों की सिंचाई के लिए सिंचाई के प्रकल्प नहीं बने, गांवों में बिजली मिलनी चाहिए उसके लिए प्रायोरिटी नहीं मिली। और मुझे याद है कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था और 34-36 साल की मेरी उम्र थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया था। तब मुंबई में मैंने, आप मुंबई आते हो तो समुंदर में एक बहुत बड़ा वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, और 55 उड्डान पुल फ्लाईओवर्स बनाए थे, और मुंबई और पुणे के बीच में एक द्रुतगति महामार्ग बनाया था। तो उस समय वाजपेयी जी ने वो सब देखा और उन्होंने मुझे बुलाया, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो कि हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव है, पर अभी तक गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, तो गांव को रोड को जोड़ने वाली योजना तैयार करो। तो मैं 3 महीने काम करता रहा। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, नाबार्ड के चेयरमैन, बड़े बड़े अधिकारी मेरे साथ थे, और 3 महीने के बाद मैंने अपना रिपोर्ट वाजपेयी साहब को सौंपा। बाद में 1 महीने के बाद उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना को जाहिर किया, और उसका नाम भी मैंने ही वो रिपोर्ट में रखा हुआ था। आज भी वो भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इस योजना के रिपोर्ट में ये लिखा गया था, और मैंने गवर्नमेंट के रिपोर्ट के बाद भी बड़ा लिखा था कि गांव की स्थिति अच्छी नहीं है। गांव में स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। 3-3 महीने गांव के बच्चे बाढ़ के कारण स्कूल में नहीं जा सकते। गांव में हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो नर्स नहीं, तीनों है तो दवाई नहीं। वेटरनरी हॉस्पिटल के बारे में तो बोलने की स्थिति नहीं थी उस समय। और इसलिए मैंने कहा कि जब ये नाबार्ड के चेयरमैन और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने इसको इंडोर्स किया था कि अगर हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों को अगर हम मजबूत रोड से जोड़ देंगे तो हिंदुस्तान का जीडीपी 1,14,000 करोड़ से बढ़ेगा। गांव के फल, फूल, सब्जियां, दूध शहरों में आने लगेगा, बच्चे स्कूल में जाने लगेंगे और जीवन उनका सुधर जाएगा। पर इसको प्रायोरिटी नहीं मिली थी। और उस समय पंडित जी के समय ही 3 बातों की चर्चा देश में होती थी
क्योंकि आर्थिक दृष्टि से इन सब बातों का विचार करना आवश्यक है, क्योंकि जो जो विचारों के लोग थे उनका उद्देश्य एक था, उनके प्रति सम्मान रखते हुए वो 3 मॉडल की चर्चा देश में चल रही थी। एक पंडित जी का रशियन मॉडल था जो सोशलिज्म और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित था। फिर दूसरा था वो कम्युनिस्ट विचारधारा का मॉडल था, दुनिया के मजदूर एक हो। वो वर्ग विग्रह के आधार पर मजदूरों का शोषण हो रहा है इस बात को लेकर वर्ग विग्रह की बात करते थे। फिर तीसरा जो था समाजवादी था, और उसमें भी बड़े बड़े नेता थे। पर आज जब आप देखिए 1947 के बाद आज 75 साल हुए हैं, 75 साल में क्या परिणाम हुआ? तो जो पंडित जी का सोशो कम्युनिस्ट मॉडल था वो भी समाप्त हो गया, समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचार भी लगभग समाप्ति के कगार पर खड़ा है, और कम्युनिस्ट विचारधारा चाइना और रशिया में भी समाप्त हो गई। एक हंगेरी करके राष्ट्र है, मैं वहां गया था तो वहां एक गार्डन में गया था, वहां बुडापेस्ट करके उनके कैपिटल का नाम है। और वहां जाने के बाद जब मुझे पता चला, एक बगीचे में एक कोने में 15 और 20 पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई थी। तो मैंने स्वाभाविक रूप से हमारे एम्बेसडर को पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये लेनिन, मार्क्स, स्टालिन सबकी प्रतिमाएं हैं। यहाँ रिवॉल्यूशन हुआ और लोगों ने जो चौक पे रखी हुई प्रतिमाएं थी उनको तोड़ दिया, तब सरकार ने उस मूर्तियों को लाकर एक कोने में रखा हुआ है। यानी कम्युनिस्ट विचारधारा लगभग आज उन्होंने विचार को छोड़ दिया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो चाइना के प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ने हमें आमंत्रित किया था। मैं एक डेलीगेशन लेकर चाइना गया था। तो चाइना में जैसे हम उतरे तो शंघाई करके शहर, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी, मार्केट्स बन रहे थे। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा कि ये पैसे कहां से आए? तो जैसे हमारे यहाँ नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस NRI कहते हैं, वहां वो मंगोलियन वंश के नॉन रेसिडेंस चाइनीज ये वर्ल्ड में बड़े धनवान हैं, और उनको सरकार ने ओपन कर दिया, और जिसके कारण बड़े प्रमाण पर वहां इन्वेस्टमेंट आई, और शंघाई में बड़े बड़े होटल, बिल्डिंग, कन्वेंशन सेंटर, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से शुरू हो गए। और जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जी को मिला तब चर्चा करते हुए मैंने पूछा कि कम्युनिस्ट विचारधारा तो इसको अनुमति नहीं देती। ये जो आप पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लिबरल इकोनॉमी, क्योंकि आपको मालूम हमारे एक स्वतंत्र पार्टी भी थी, मैं बताने के लिए भूल गया, वो अमेरिकन साम्राज्यवादी विचारों के आधार पर लिबरल इकोनॉमी की बात करते थे। तो स्वाभाविक रूप से मैंने कहा ये तो कम्युनिस्ट विचारधारा में नहीं आता पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये आप इतने बड़े प्रमाण पर ये कैसे अलाउ कर रहे हैं? केवल लाल झंडा छोड़कर सब बातें आपने बदल दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें हमारे देश की प्रगति और विकास करना है, और इसलिए समय के साथ जो भी आवश्यकता होगी उसके साथ हम बदलेंगे। सो देयर इज नथिंग इज रिजिड इन इकोनॉमिक्स। जो कल
हम कैसे डिफाइन करते हैं? हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे ग्रोथ के, जीडीपी ग्रोथ के 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर है। पहला सेक्टर है इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें देश में 22 से 24% हमारी ग्रोथ, हमारा इनकम होता है। दूसरा है सर्विस सेक्टर, जो हमारे जीडीपी ग्रोथ में 52 से 54% कंट्रीब्यूट करता है। और तीसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारा 14% है। जब गांधी जी थे तब ये कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है। हमारे देश की 90% पॉपुलेशन गांव में बसती थी, और ये जो पॉपुलेशन है गांव में बसती थी, उसमें 30% पॉपुलेशन का माइग्रेशन हो गया। लोग अपने घर को, अपने गांव को, अपने जिले को, अपने राज्य को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? कोई खुशी से नहीं जाता, वो मजबूरी से जाता। और मजबूरी से इसलिए जाता है कि उसके गांव में रोजगार नहीं, गरीबी भूखमरी से त्रस्त होता है। और इसलिए परिणाम ये हुआ है कि आज तक के ये 75 साल की स्थितियों में 30% पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ। और आज एक समय 90% जो रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, फॉरेस्ट इंडिया था, वो अब 60-65% हुआ है। और इसका कारण हमने गांव, गरीब, मजदूर, किसान को और जल, जमीन, जंगल और जानवर को निगलेक्ट किया है। और इसलिए अब अभी टेक्नोलॉजी का उपयोग हमको करना है। और जल, जमीन, जंगल आधारित अगर इकोनॉमी डेवलप होगी तो हम समृद्ध और संपन्न हो सकते, कोई गांव छोड़ के नहीं जाएगा। मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट फिलॉसॉफी की बात करूंगा। एक फिलॉसॉफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। वी नेम इट एज नॉलेज, and conversion of knowledge into wealth is the future. आपका ज्ञान, स्किल्ड, मैं जब विदेश जाता हूं तो आपके यहां मधुबनी के पेंटिंग्स के मैंने खरीद के मैं दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में उनको देता हूं, ताकि ये हमारी कला है, उसको हम प्रोत्साहित करें, उसको मार्केटिंग करें, उसको ब्रांडिंग करें। तो प्रॉब्लम यही है कि नॉलेज टू वेल्थ इज द फ्यूचर। अब फ्यूचर, नॉलेज टू वेल्थ इज द फ्यूचर, तो विच टाइप ऑफ नॉलेज वी नीड? दैट इज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज है कि आप अभी चंद्र पर जाना है, इट्स इंपॉर्टेंट, पर यहां बिहार में रास्ते गड्ढे है, वहां चंद्र दिख रहा रोड पर, उसका क्या करना है? पहले यहां के चंद्र को देखना पड़ेगा, बाद में उसको देखिए। तो यू नीड टू हैव ए अप्रोप्रिएट प्लानिंग, appropriate vision by which you can make the progress and giving relief to the people by and large. ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहली बात बताऊंगा कि नॉलेज, पढ़ाई, शिक्षा, स्किल्ड। मैं फिर से आपको बताता हूं, ये बात आप जरूर याद रखिए। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. अभी वीसी साहब बता रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिहार में पहली बार आपके यहाँ शुरुआत हो रही है। और मैं ये मानता हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, और हमारा भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि मैं जब 75 में विद्यार्थी था और उसी 25 दिसंबर में इमरजेंसी लग गई, तो मैं 11वीं में पढ़ रहा था। तो उस समय मैं एक्टिविस्ट के रूप में जयप्रकाश जी के आह्वान पर उसी आंदोलन में जुड़ गया। तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि 11th की परीक्षा जब हुई तब मुझे 52% मार्क मिले, जबकि पहले मेरे को फर्स्ट क्लास मिलता था, क्योंकि मेरा ध्यान उस समय भलते ही इसमें था। और जब मैं, मेरे घर में मेरे माता पिता, बड़ी बहनों की इच्छा थी मैं इंजीनियर बनूं, पर इंजीनियरिंग को एडमिशन थी, मिनिमम क्वालिफिकेशन था
कि 50% से ज्यादा साइंस ग्रुप में मार्क होने चाहिए तो इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए आप क्वालिफाई होते थे। अब मुझे दुर्भाग्य ऐसा कि मुझे 49.26% मिले तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज को मुझे एडमिशन नहीं मिली। अब मुझे 9 डॉक्टरेट डीलिट्स मिली है, 9 डॉक्टरेट, और उसमें से 5 डॉक्टरेट डीलिट्स मेरी एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान में है। सब लोग तो मुझे रोड के लिए जानते हैं, पर मैं किसानों में काम करता हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। तो मैंने ये तय किया कि मैं अपने जीवन में ये आत्महत्या को रोकने के लिए काम करूंगा। तो मैं अभी हमारे डिपार्टमेंट में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड। टनेज बने, रोड बने, ब्रिजेस बने, हाईवे बने, 50 लाख करोड़ के काम मैं अभी तक कर सका हूं। तो मुझे जब वो बड़े अधिकारी हमारे इंजीनियर से, उनकी एक गलत फहमी है कि मैं इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हूं, तो उनको लगता है कि ये टेक्निकल क्वेश्चन कब पूछेंगे। और अभी तो मैंने तय कर दिया कि मुझे कितने कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करना और कितने लोगों को सर्विस से निकालना, इसका भी मुझे रिकॉर्ड बनाना है। जो अनप्रोडक्टिव है उनको हटा लो। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि नॉलेज और लाइफ में सक्सेस का कोई संबंध नहीं। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो लॉ में ऐसे ही ढकल पकल के बेचारा लॉ बना, पर आज वो हिंदुस्तान के मशहूर 10 एडवोकेट में है। और जो बहुत मेरिट में आया था उसकी प्रैक्टिस नहीं चलती। तो नॉलेज को हासिल करना और प्रैक्टिस में सक्सेसफुल होना दोनों एक नहीं है। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट बिहाइंड द एजुकेशन। अभी एक बहुत अच्छी बात हुई थी, मैं स्कूल में था तो एनसीसी में थे हम लोग। तो हम लोग, हमारे सार्जेंट ने हमको बताया कि आपका नाम लेंगे तो लेफ्ट राइट करके जाए, सैल्यूट ठोकिए, सावधान में खड़े रहिए, और वो आपको पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, तो आप बड़ा टाइट होके खड़े होके बताना सर माय नेम इज सो एंड सो। फिर एग्जाम शुरू हो गई। एक लड़का गया, उसने भी सब बराबर किया और सैल्यूट ठोक के सावधान में खड़ा था। तो पूछा व्हाट्स योर नेम, सर माय नेम इज सो एंड सो। तो ये जो सो एंड सो वाले एजुकेशन में बहुत लोग ज्यादा है। सो एंड सो इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। The important is the spirit behind the education is very important. Without that you cannot achieve your goal. That is to be very important. उसका स्पिरिट इंपॉर्टेंट है। और इसलिए एजुकेशन स्किल्ड लोगों तक पहुंचाना, और सबने डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर, इसकी जरूरत नहीं है। मैं क्रिकेट खेलता हूं और मेरे अभी अच्छे संबंध है। तो सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर, दोनों नाम आपको मालूम होंगे। तो मैं उस समय जब क्रिकेट खेलता था तो वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर आते थे, बड़े बड़े 6-6 फुट ऊंचे, इतना बड़ा उनका हैंड, बड़ा जोरदार रहते थे, बाउंड्री से दौड़ते हुए आते थे। और मैं उनको जब देखता था मुझे लगा कि अपनी बॉडी अगर अच्छी होती तो अपन अच्छे बॉलर होते, अच्छे बैट्समैन होते। फिर मैंने देखा कि उनके सामने सुनील गावस्कर, जबकि उसकी हाइट बराबर मेरी इधर थी, सचिन तेंदुलकर की उसके भी नीचे थी। तो दोनों मेरे घर पर आए तो मैंने कहा सुनील जी जरा इधर खड़े रहो दीवार के पास। बोले क्यों? मैंने बोला मेरी हाइट तुम्हारे बराबर देखना है मुझे। फिर सचिन तेंदुलकर वो भी इतनी थी। तब मेरे ध्यान में, मैंने उनको पूछा कि मुझे लगा कि क्रिकेट में बड़ी ताकत चाहिए सिक्सर और 4 मारने के लिए। तो दोनों ने मुझे बताया क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल, ये ताकत का खेल नहीं है। और इसलिए जो बाउंड्री से फास्ट बॉलिंग डालता था उसको वो सामने आकर छक्का मारता था। तो आप यही समझिए कि केवल दिमाग से सब कुछ नहीं होता और केवल ताकत से सब कुछ नहीं होता।
ताकत और दिमाग के बीच में एक प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होता है, और दोनों का संतुलन रखने के बाद ही सक्सेस मिलता है। तो पहली बात तो एजुकेशन को पढ़ाने वालों ने और पढ़ने वालों ने, दोनों ने उसके साथ केवल नौकरी करने के लिए एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन जो है केवल सुशिक्षित बनना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, पर सुसंस्कृत बनना ही उतना ही इंपॉर्टेंट है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। आप जितने जोर से दौड़ते हो उतने अपनी प्रतिमा और जोर से दौड़ती है। तो जीवन में हमारे में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक हैं। और जो लोग ऐसा समझते कि बस दुनिया की सब बातें मुझे समझ में आती है, तो गड़बड़ हो जाती है। मैं मजाक में एक दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा नॉलेज, सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य, ये जो चार चीजें होती है ये नश्वर है। जो एक समय सुंदर होती है वो उम्र का तकाजा ऐसा होता है कि वो फिर बढ़ती है, उम्र रुकती नहीं किसी के लिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे एक 25 दिन पहले मैं जब स्टूडेंट था तो एक जितेंद्र करके बड़े फिल्म एक्टर थे, तो वो परसों दिल्ली मेरे घर पर आए। तो वो क्या, उनकी विशेषता क्या थी कि वो जंप मारते थे पिक्चर में, और वही उनकी इमेज थी। तो मेरे घर पर आए तो उनका एक हाथ पकड़ के एक असिस्टेंट था, दूसरा था हिलते हुए धीरे धीरे आए। तो मैंने कहा आपको मैंने जो देखा है वो अलग ही था, आज मैं आपको हाथ पकड़ के ला रहे हैं। अब धर्मेंद्र की भी हालत वैसी है, वो भी दोनों हाथ बेचारा कोई पकड़ता तब चल पाता है, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं, कल है वो परसों नहीं। और इसलिए सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, नॉलेज भी आदमी कभी कभी भूल जाते हैं, और इसलिए इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, आत्मविश्वास और अहंकार। पॉजिटिविटी के साथ आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए, पर अहंकार नहीं होना चाहिए, ज्ञान का नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। मैं रतन टाटा के बारे में, मैं मुंबई में था, तो मेरा एक बार पैर टूट गया था, एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं मलबार हिल पर रहता था, तो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। तो मैं अंदर में रहता था, तो उनका फोन आया, और फोन आया मुझे कि नितिन मुझे आपका घर नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा ऐसा करो आपके ड्राइवर को फोन दो, मैं इसको समझाता हूं। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूं। तो मैंने कहा फिर गाड़ी रोक के छोड़ा, तो मैं आपको बताता हूं। उनकी विशेषता ये थी कि इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद भी उनके चाल चलन, व्यवहार और चरित्र में शालीनता थी, नम्रता थी, सौजन्यता थी। वो मैंने बहुत नजदीक से देखी। और इसलिए शिक्षा का जो भावार्थ है, नॉलेज के साथ व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाना, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, देन दैट इज टू बी ए परफेक्ट थिंग। और उसके साथ साथ नॉलेज, और उसके साथ नॉलेज के कारण परिपूर्णता, और ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो फिलॉसफी है जो मैं आपको बताऊंगा कि वेस्ट टू वेल्थ, कोई आदमी वेस्ट नहीं है, कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है। अगर आपको अच्छा गुरु मिलता है, अच्छे माता पिता मिलते हैं, तो यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। आपको मालूम है हमारे यहाँ किसी की इंटेलेक्चुअल औकात जाननी है तो उसका आईक्यू क्या है पूछते हैं, आईक्यू। अब सबका आईक्यू जो है वो अच्छा है, वो लोगों ने आजकल साइकोलॉजी में इसकी सिस्टम भी है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि अच्छे गुरु मिलना और अच्छे माता पिता मिलना, अच्छे संस्कार मिलना, इससे अच्छा व्यक्ति निर्माण होता है। नो वन इज, कोई गलत नहीं होता। गलत आदमी जब अच्छे एटमॉस्फेयर में, अच्छे संस्कार में, अच्छे गुरु के साथ आता है तो वो अच्छा बनता है। और अच्छा आदमी जब बुरे एटमॉस्फेयर में जाता है
और बुरे लोगों के संगत में जाता है तो बुरा बन जाता है। तो नेचुरली आपको यही देखना है कि आपके लिए अच्छा क्या है। तो पहली बात मैं आपको एक मेरे मजाक में ऐसे ही बात बता रहा हूं। मैं 8 साल से सांसद हूं, तो हमारे नागपुर में टॉयलेट का पानी आता है और मैं 8 साल से टॉयलेट का पानी शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के बिजली बोर्ड को बेचता हूं। आपको आश्चर्य लगेगा कितना पैसा मिलता होगा हमको। 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं टॉयलेट का पानी बेच के, 300 करोड़। अब मैं कचरे को सेग्रीगेट कर रहा हूं और नीदरलैंड से टेक्नोलॉजी लाई है। उसमें से प्लास्टिक, मेटल और ग्लास का रिसाइकलिंग होगा और जो कचरा है वो बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मीथेन तैयार करके सीएनजी तैयार होगा 28 टन पर डे। अभी 2 टन का पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ और नागपुर में पेट्रोल के बजाय, डीजल के बजाय सीएनजी पर गाड़ियां चलेगी। और जब बायोडाइजेस्टर से मीथेन बनेगा तो हाइड्रोजन भी बन जाएगा। तो हाइड्रोजन ये फ्यूचर की फ्यूल है। तो मैं आपको यही बात बताता हूं कि नो वन इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate vision of Guru, appropriate vision of Mata Pita, appropriate vision of guide and philosopher that you can convert waste into wealth. सबको सुधार सकते हैं और इसलिए 2 फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं जिक्र करते रहता हूं। तीसरी बात, नॉलेज के साथ जो बात मैं आपको कहूंगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर ये पानी होगा, बिजली होगी, रोड होंगे, कम्युनिकेशन के साधन होंगे तो इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्री आएगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। समृद्ध संपन्न भारत का सपना पूरा होगा। अब ये वैसे अनेक फील्ड है। एज ए इकोनॉमिस्ट यू नीड टू फाइंड आउट वेयर इज पोटेंशियल। और पोटेंशियल में 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अब मैं जब से बिहार में आ रहा हूं, मैं बार बोलता हूं, अरे बिहार में तुम मक्का लगाओ, इथेनॉल लाओ और इथेनॉल से बिहार की इकोनॉमी बदल जाएगी। हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। मैं एज ए इकोनॉमिस्ट आप सबको सुझाव दूंगा कि इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना यही सबसे बड़ा नेशनलिज्म है। पर यह करने के लिए भी 22 लाख करोड़। और आपको मैं बताता हूं, कोई भी बात मैं हवा के नहीं कर रहा हूं। मैं खुद किसानों में काम करता हूं, 4 चीनी मिलें चलाता हूं, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सब में मेरा टर्नओवर 2,500 करोड़ है। मैं पैरेलल गवर्नमेंट हूं, मैं उद्योगपति नहीं हूं। मेरे पास कोई मैं बिजनेस नहीं करता हूं। मैं अपने एरिया में गांव के गरीब लोगों के लिए काम करता हूं। आई एम ए सोशल एंटरप्रेन्योर और कोई कमी नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि अब इथेनॉल ये पेट्रोल को रिप्लेस करने वाला है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, इसलिए अथोराइज रूप से लीजिए कि टोयोटा कंपनी ने एक फ्लेक्स इंजन की इनोवा बनाई है जो दिल्ली में मेरे पास है और एक नागपुर में है, शायद सिन्हा जी ने देखी होंगी। और वो गाड़ी जो है वो मक्के से, मोलाइसेस से, शुगर केन जूस से, राइस स्ट्रॉ, परली जो बोलते हैं आपके यहाँ कुछ अलग नाम है, और कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ बगास से बनता है, बाम्बू से बनता है और शुगर मोलाइसेस से बनता है, कॉर्न से बनता है, ब्रोकन राइस से बनता है। ये इथेनॉल जो है ये पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है। और अभी मैं बहुत दिनों से कह रहा था, अभी ये सपना पूरा होते आया है कि अब टाटा, टोयोटा, महिंद्रा, बाद में हुंडई और सुजुकी, 5 कंपनी की कार 6 महीने के अंदर 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली कार आएगी। अब पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर और इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर।
और फ्लेक्स इंजन की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो मैं गाड़ी यूज करता हूं उसकी एवरेज आती है पेट्रोल की तुलना में, तो पेट्रोल का रेट आता है 25 रुपए लीटर, 25 रुपए लीटर। अब जो गाड़ियां ले रहे हैं उनकी भी बचत, प्रदूषण नहीं के बराबर, और फायदा किसान को मिलेगा। मेरा सपना है कि इस देश में 10 लाख करोड़ फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम करके ये बिहार से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तमिलनाडु के किसानों के जेब में जाए। अभी बजाज, टीवीएस, होंडा, बाद में सुजुकी, ये सब की मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर मैंने लॉन्च की सब। अब मेरे यहां भी प्रोजेक्ट है, मैं भी खुद तैयार करता हूं सीएनजी। अब ये जो राइस स्ट्रॉ है ना, परली, इससे मैं 5 टन सीएनजी तैयार करने का प्रोजेक्ट मैंने भी शुरू किया। देश में 400 प्रोजेक्ट आ रहे, पंजाब, हरियाणा 60 शुरू हो गए, वेस्ट टू वेल्थ, और उसमें सीएनजी तैयार होता है। और ट्रैक्टर महिंद्रा कंपनी ने लॉन्च किया है सीएनजी पर, 1 लाख रुपए की बचत है। अब इलेक्ट्रिक, फ्लेक्स इंजन, मेथेनॉल, इथेनॉल, हाइड्रोजन का ट्रैक्टर आएगा तो किसान के 1 लाख से 1.5 लाख रुपए बचेंगे। अभी भाई मेरे यहां मैं गन्ना लगाता हूं, तो हमने अभी नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खत लाया, भारत सरकार ने लाया। 1 एकड़ में 4 बोरे यूरिया और 4 बोरे मिश्र खत डालते थे। अभी आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 2 बॉटल यूरिया की 2 बॉटल मिश्र खत, जब हम लोग बैग में लाते और फेंकते यूरिया और मिश्र खाद, तो 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है। अब हमने क्या किया, ये बॉटल लाई और ड्रोन से स्प्रेइंग किया। मेरे यहाँ 5000 एकड़ का स्प्रेइंग हुआ और मेरे घर पर 88 टन पर एकड़ गन्ना हुआ और 11 क्विंटल पर एकड़ सोयाबीन हुआ। आप समझ लीजिए कि आज आपके यहाँ कम से कम, हमारे यहाँ अभी 40 क्विंटल मका 1 एकड़ हो 110 दिन में। तो मेरा आपको यह कहना है कि एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, और डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर हम ग्लोबल इकोनॉमी में है, किसका शॉर्टेज है और किसका, ये करके अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी को हम बदल देंगे तो हमारे यहाँ गांव की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। आपको शायद मालूम होगा या नहीं, मुझे मालूम नहीं, पर अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस विथ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इज द नीड ऑफ द कंट्री। अभी अपने यहाँ गाय होती है, मुझे मालूम नहीं आपके यहाँ, मैं बिहार को ज्यादा नहीं जानता हूं क्योंकि इसलिए मुझे पता नहीं है, पर गुजरात की गिर जात की गाय 1952 में ब्राजील में गई और वो गाय जो है वो 60 लीटर दूध देती है। फिर हमारे यहाँ क्या किया, वो जो गाय से जो बुल हुआ था उसका नाम था टोरेंडो, उसका सीमेंस लाए और 2 लीटर के गाय को दिया तो 20 लीटर की गोरी हुई। आपको आजकल मालूम होगा एडवर्टाइजमेंट आती है, जिसको बच्चा नहीं हुआ आओ डॉक्टर का एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट ट्यूब बेबी। वैसे अब एम्ब्रियो ट्रांसफर एक टेक्नोलॉजी आई और पहला प्रोजेक्ट मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वेटरनरी यूनिवर्सिटी में किया, एम्ब्रियो ट्रांसफर। और 2 लीटर की गाय को 20 लीटर की गोरी होगी और गोरा होगा नहीं, 100% गोरी होगी, ऐसी टेक्नोलॉजी आई। अब 20 लीटर की गाय अगर होगी और एक एक किसान के पास 5-6 गाय होगी और 100, 125, 150 लीटर दूध होगा, तो किसान क्यों आत्महत्या करेगा। अब ये सेंटर महाराष्ट्र में 2 जगह और शुरू हुआ, एक सांगली में हमारे यहाँ चितले डेयरी है, एक करीब उनका 80 से 90 लाख लीटर दूध लेते हो, उन्होंने शुरू किया। और दूसरा जो शरद पवार साहब है उन्होंने बारामती में शुरू किया और सौभाग्य से तीनों सेंटर का उद्घाटन मैंने किया। अब ये टेक्नोलॉजी अगर बिहार में आएगी और हर गांव में, जैसे आप काऊ, ये है ना गोट फार्म, पोल्ट्री फार्म, वैसे काऊ फार्म, और ये देशी नस्ल को अगर आपने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया तो गिर, साहिवाल और राठी में सब देशी गाय कन्वर्ट होगी। और जो हुस्टन है, जर्सी है, उसको भी 3 वेत में वो भी इंडियन बन जाएगी। और आपको पता है कि अगर दूध इतना हो जाएगा तो क्यों किसान आत्महत्या करेगा। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाना होगा
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, डेयरी है, फिशिंग है, इसमें इकोनॉमी के साथ जोड़कर इसकी इनकम को जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारी इकोनॉमी जो है वो समृद्ध और संपन्न नहीं होगी। ऐसी बहुत सी बातें बताई जा सकती है और इसलिए मैं ये मानता हूं कि इसका 2 पार्ट में आप जरूर विचार करिए कि अगर हमारा प्रोग्रेस करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना होगा। मैं जब आया था तो मैंने पानी में उतरने वाला हवाई जहाज लाया और मैं समुद्र में उतरा। मेरी इच्छा, ये गंगा में पूरा मैंने जलमार्ग बनाया, रोपैक्स बनाए अनेक जगह पर, और उस समय मेरी इच्छा थी कि मैं पटना में ये पानी पे हवाई जहाज लेकर आऊं। अभी वो डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, पर अब भारत सरकार योजना बना रही है कि एमपीबीएस सी प्लेन जो पानी पे भी उतरता और रोड पे भी उतरता है। देखिए, मैं नई नई बातें बता रहा हूं, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं झूठ बोलने वाले नेताओं में से नहीं हूं। और ये जितने पत्रकार बैठे हैं वो मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना, हर बात मैं करके जो की वो दिखा दूंगा आपको, और मैं खुद करता हूं। तो पानी पे हवाई जहाज उतर सकता है। अब मैं हवा में चलने वाली बस चालू कर रहा हूं, 360 रोपवे और केबल कार। जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है वो देश में लानी होगी, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, वाटर पावर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार मिलेगा। तो हमारी जो इकोनॉमिक सोच है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये होनी चाहिए कि रोजगार निर्माण करने वाली इकोनॉमी, ये हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि रोजगार मुंबई में, पटना में, पूना में, बेंगलोर में वहां निर्माण करना ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो जहां ग्राम पंचायत है, जो गांव है, गांव गरीब मजदूर किसान, जल जमीन जंगल जानवर, इसके आधार पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल इंडिया में हमको एक प्रकार से विकास की गतिशीलता को बढ़ाना होगा। इकोनॉमिक सोच का हार्ट यही होगा कि हम गांव को समृद्ध संपन्न कैसे बनाएं। मुझे याद है, मैं 2014 में मंत्री बना था, और जब मंत्री बना तो मेरे मन में बचपन से एक इच्छा थी, वो आदमी को खींचता था, साइकिल रिक्शा चलता था, 1 क्विंटल का बोरा अपने पीठ पर रखते हुए जाता था। मुझे बड़ा दर्द होता था, कितना बुरा है ये। मैंने जब पार्लियामेंट में इसके ऊपर बिल रखा था तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं जिंदगी भर